दोस्तों नमस्कार। न्यू पैरामाउंट एचडी के यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज एनसीईआरटी की जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं वो आपका हो जाएगा। सेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेशन नंबर की अगर बात करें तो ये आपका 4 सेशन नंबर का हो जाएगा। यहाँ से आने वाले एग्ज़ाम के लिए कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ से 100+1% आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप मिस मत करिए, ज़रूर आप इस सेशन को ज़रूर देखा करिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपके एक भी क्वेश्चन क्या हो छूटे ना। तो चलिए 1 बाय 1 करके ये क्वेश्चन देखते हैं, कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों में फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप, जहाँ भी आप एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े हों तो आप इसको ज़रूर सेशन में शामिल किया करिए और भेजिए ताकि सभी को ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हों और सभी को ये मिल सके अच्छे से। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जंगली बकरी एवं हिम तेंदुए पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके देखिए ऑप्शन ए है हिमालय क्षेत्रों में, बी है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, सी है गिरिवन में, इनमें से डी है कोई नहीं। तो देखिए अगर हम बात करें हिम तेंदुआ, ये कौन सा है? हिम तेंदुआ, इस तरह के जितने भी जीव जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं आपके? ये आपके पाए जाते हैं हिमालयी क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमालयी क्षेत्र, जंगल में बकरी, हिम तेंदुआ और इसमें क्या करेंगे, एक को और शामिल करेंगे, ये भालू, जो भालू होता है ये भी यहाँ पर पाया जाता है। तो आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं, यानी किस ओर बहती हैं? यहाँ पर आप करेक्ट करना है, कहाँ बहती हैं, ये आपका लिखना है। बहती हैं किस तरफ की ओर ये बहती हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए है स्थल से समुद्र की ओर, बी ऑप्शन है समुद्र से स्थल की ओर, सी ऑप्शन है पठार से मैदान की ओर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात समुद्र से स्थल की ओर। जैसे हमने यहाँ पर अगर मान के चलो कि हम एक चित्र भी बना दें अगर इस तरह से, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो ये किधर कहाँ की ओर बहती हैं। तो ये जो आपका, जैसे ये आपका बंगाल की खाड़ी हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया अरब सागर हो गया। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये यानी कहाँ से, समुद्र से स्थल की ओर जो होती हैं मानसून के समय जो होती हैं, ये जो होती हैं इधर की ओर बहती हैं, और यहाँ से भी जो होती हैं इधर से इस तरफ की ओर बहती हैं, यानी समुद्र से स्थल की ओर बहने को हम यहाँ पर कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? कह रहा है प्राकृतिक यानी नेचुरल जो है सिस्टम जो है ये नहीं है, इकोसिस्टम कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन है मरुस्थल, बी ऑप्शन है ताल, सी ऑप्शन है वन और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ताल। देखिए यहाँ पर प्राकृतिक रूप से कहे मरुस्थल जो होता है ये प्राकृतिक होता है, वन होता है ये भी क्या होता है, प्राकृतिक होता है। लेकिन अगर बात करें ताल की तो ये ताल आपका कैसे होता है, ये होता है यानी कह सकते हैं मानव निर्मित होता है, ठीक है, इस मानव के द्वारा ये निर्मित किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? देखिए पहाड़ ये आपका नेचुरल होगा, समुद्र ये भी नेचुरल होगा, लेकिन जो बात करेंगे यहाँ सड़क, ये सड़क क्या हो जाएगा, सड़क जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। सड़क जो है मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? कौन सा ऐसा है? ए ऑप्शन है पादप, बी ऑप्शन है जनसंख्या, सी ऑप्शन है फसल, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो देखिए अगर यहाँ बात करें हम कौन सा है खतरा, पादप तो ये हो नहीं सकते हैं, और जनसंख्या वृद्धि ये होगा, फसल वृद्धि जो होती है ये भी आपके पर्यावरण के लिए खतरा नहीं होगा। तो खतरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, यानी जनसंख्या के लिए जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, ये आपके लिए नुकसान पहुंचा सकती है। पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जनसंख्या वृद्धि है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे और उसमें साथ साथ रिवाइज भी करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 है, द्रवित मैग्मा से बने सेल क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन है अग्नि, बी ऑप्शन है अवसादी, सी ऑप्शन है कायांतरित और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम बात करें द्रवित मैग्मा की बात करें, द्रवित मैग्मा से बने सेल अग्नि सेल कहलाते हैं। ठीक है, क्या है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नि कहलाते हैं। प्राथमिक सेल भी इन्हें कहते हैं, सेल भी कहते हैं। सेल लुढ़क कर चट्टान एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। अग्नि एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम सेल की बात करें, सेल ये टूट करके किस में बन जाते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में जब बन जाते हैं तो इसी को हम क्या नाम देते हैं? कायांतरित। और अग्नि ये जो होता है ये अवसाद में बन जाता है। ठीक है, अग्नि अवसादी और कायांतरित या रूपांतरित सेल के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है परपटी, बी ऑप्शन है क्रोड, डी ऑप्शन है मेंटल और सी ऑप्शन है मेंटल और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखना है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत। देखिए पहली परत ये हो गई, दूसरी परत हो गई और एक ये तीसरी परत हो गई। तो जो ऊपर सबसे भीतरी होती है इसको बोलते हैं क्रोड बोलते हैं, बीच की परत हो गई इसको बोलते हैं मेंटल बोलते हैं और सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। तो इस तरह से इस चक्र को हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कि आपके इसमें पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। 8 क्वेश्चन है, 8 सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? ए ऑप्शन है शैल, बी ऑप्शन है खनिज, सी ऑप्शन है जीवाश्म, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का हो जाएगा ये शैल है। कभी सभी क्या है? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सभी शैल के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो देखना है यहाँ शैल विभिन्न खनिजों से मिलकर के बनी होती है। खनिज जो होती है प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से खनिज की यहाँ पर क्या है? ये पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैल जिनमें जीवाश्म होते हैं उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है अवसादी, बी ऑप्शन है कायांतरित, सी ऑप्शन है अग्नि और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखिए 9 की अगर बात करें, जिसमें से क्या होते हैं यहाँ पर आपको बताया गया है। क्या होता है यहाँ पर? आपको ये बताया गया है कि जिसमें क्या होते हैं? जीवाश्म होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? तो इसमें अवसादी सेलों में पौधे, जानवरों तथा अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं को कभी इन सेलों पर रहते हैं, वे जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी अवसादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवसादी। तो आपको यहाँ पर याद रखिएगा अवसादी। इसमें देखिए जीव आते हैं और जीव के साथ साथ क्या आते हैं, यानी कह सकते हैं कि वृक्ष, पेड़ पौधे, इनके जो छोटे छोटे होते हैं ये टूट करके यहाँ पर आते हैं, तो इन्हों को हम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी होती है? मैंने अभी आपको बताया था इसमें कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी होती है। जैसे यहाँ हमने ले लिया, फिर एक ले लिया और फिर ये 2 3, तो ये जो आपकी होती है क्या होती है? क्रोड होती है। फिर बीच की हो जाती मेंटल होती है और यहाँ पर आपका सबसे ऊपर की जो परत होती है भूपर्पटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। यही जो होती है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि यही जो होती है सबसे पतली परत मानी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्र की क्या रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता यहाँ पर नहीं बताया गया? क्या है? कह रहा है समुद्री तरंग की विशेषता यहाँ पर नहीं है। ए ऑप्शन शैल, बी ऑप्शन किनारा, सी ऑप्शन है समुद्री गुफा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का अगर हम देखें, ए शैल समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए किनारा भी है, गुफा भी है, ये दोनों हैं, लेकिन अगर बात करें शैल ये आपकी इसमें नहीं आती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछने वाले होते हैं। चलिए कहते हैं, हिम नदी की निक्षेपण विशेषता क्या है? हिम नदी की निक्षेपण विशेषता क्या है? बाढ़कृत मैदान, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है पुलिन, सी ऑप्शन है हिमोड़ और इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी हिमोड़ हो जाएगा। अगर हिमोड़ क्या होता है देखते हैं इसमें। देखिए
आपको जानने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 12 की, हिमनद की यानी निक्षेपण विशेषता हिमोड़ नहीं है। हिमोड़ हिमानी नदियों द्वारा रेत, शैल एवं तलछट मिट्टी लेकर के बहा लाते हैं, जिससे हिमनद हिमोड़ बनाते हैं। तो आपको इतना इसके बारे में याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ए ऑप्शन है ज्वालामुखी, बी ऑप्शन है वलन, सी ऑप्शन है बाढ़ का मैदान, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ज्वालामुखी। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण ज्वालामुखी घटना होती है, क्योंकि जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वहाँ पर ज्वालामुखी क्या होते हैं? जैसे यहाँ पर देखिए ऊपर के, अगर हम पृथ्वी की यहाँ पर बात करें ऐसे तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, भूपर्पटी हो गई, इसके मेंटल हो गए और फिर क्रोड हो गए। तो मेंटल पे जो होता है यहाँ पर जब लावा बनता है बहुत तेज़ी मात्रा में, और यहाँ पर गैसें होती हैं, और गैसों के साथ साथ वहाँ पर क्या होता है, जलवाष्प होता है, गैस होती है, और वहाँ गर्म मैग्मा जैसे होता है। जब वो बाहर निकलता है तो यहाँ पर ये ज्वाला निकलती है। तो भारत में ज्वाला किस तरह की होती है? ज्वालामुखी दो है, एक बैरन है और एक कौन सी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो सुषुप्त ज्वालामुखी अचानक विस्फोट होता है, बैरन है वो सक्रिय रहता है और वो हमेशा निकलता है। ये दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कोई छत्रक शैलें कहाँ पाई जाती हैं? ए ऑप्शन है रेगिस्तान, बी ऑप्शन है नदी घाटी, सी ऑप्शन है हिमनद में और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ जो है छत्रक जो होती हैं रेगिस्तान में पाई जाती हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? छत्रक जो होती हैं 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। छत्रक जो होती है कहाँ पाई जाती हैं? ये रेगिस्तान में। पवन और अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें हम छत्रक शैल के नाम से भी जानते हैं। तो आपको इसमें याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, चाप झील कहाँ पाई जाती हैं? चाप झील कहाँ पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन आपके इसमें पूछा गया है। ए ऑप्शन है हिमनद, बी ऑप्शन नदी और सी ऑप्शन है रेगिस्तान, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नदी घाटी में पाया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर ऐसे नदी ऐसे निकलती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, चाप झील जब नदियाँ मैदान में प्रवेश करती हैं तो वह मोड़दार मार्ग अपनाती हैं। ठीक है, तो मैंने बना दिया कि ये जो होता है कैसे होता है, मोड़दार मार्ग अपनाती हैं, बहने लगती है। नदी के इन्हीं मोड़ों को हम विसर्प कहते हैं। ये जो मोड़ होते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, ये जो मोड़ होते हैं इन्हीं को विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। ठीक है, इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। लगातार क्या होता है, अपर्दन शुरू हो जाता है विसर्पों के किनारों पर। तो यहीं से ये कटान जो होता है आपका, यहीं से जो होता है क्या होता है, यहीं से जो होता है ये कटान चालू हो जाता है। ऐसे कट करके ज़्यादा मात्रा में कटान हो जाता है। ऐसे ऐसे काटती हैं नदियाँ, ऐसे ऐसे काटती हैं, ऐसे ऐसे काटती हैं, कटान हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। ये जो होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, ऐसे ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, और ये एक जो होता है, एक यहाँ पर क्या होता है, नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील का निर्माण कर लेते हैं जिसे हम चाप झील। तो ये जैसे ये झील जैसे बन जाती हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, चाप झील के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए ये आपके 15 क्वेश्चन हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है, आपको यहाँ पर लाइक करना है और यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले देखना है आपको, जो नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इसके बाद लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि समय समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन और ये वीडियो आपको मिलता रहे। तो ये आंसर की इस बार बहुत लोगों का था, डिमांड था, तो आप यहाँ से जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके देख सकते हैं। मैंने ये PDF में आपका आंसर दिया हुआ है, तो आप यहाँ से आंसर भी आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी का छूट गया हो तो PDF में आपको ऐसे भी देता रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हैप्पी मदर्स डे, आप सभी को बहुत बहुत मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर दुनिया में जो आपको हर तरह से पालने और पोसने वाली होती है वो माँ ही होती है। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।